तो हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूँ अपनी और तुम्हारी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म को, जिसका नाम है विपिन फैक्ट्री। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है द लिविंग वर्ल्ड, उन पर हम और दो वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट हो चुका है। तो आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आप जाके वो वीडियो भी देख लिया करो। और कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और हमारे कमेंट सेक्शन 24/7 ऑलवेज ओपन रहता है। तो देखने के बाद कुछ कमेंट भी कर देना अच्छा लगे, और मैं अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मैं अपनी कोशिश जारी रखता हूँ। तो पहले जो लेक्चर है, हम उन लेक्चर के साथ कॉन्शियसनेस जो हमारा एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है उसको हम ख़त्म कर दिए थे। आज हम आगे चलेंगे और थोड़ा कुछ नया कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो आज का कंसेप्ट है वो है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है वो चलो जानते हैं। तो बच्चों, सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि जो ह्यूमन होते हैं वो अपनी सराउंडिंग प्रति क्या ना सेंसिबल तो होते हैं, फिर सेल्फ अवेयरनेस भी होते हैं। समझ रहे हो ना? मतलब अगर हम हमारे एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, उसके अलावा खुद के भी क्या होते हैं ना कॉन्शियसनेस रहते हैं। तो अब डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। बोल रहा है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज कॉन्शियसनेस बट ओनली ह्यूमन बीइंग आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स। मतलब कहने की ये बात है, हर ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस सब लिविंग प्रॉपर्टी में होता है, बिकॉज इट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बट सेल्फ कॉन्शियसनेस इट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं होते हैं। जैसे हम अगर मिरर के सामने खड़े होंगे तो हम अपने बाल संवारेंगे, जो भी कुछ करते हैं वो क्या हम अपने पर क्या होते हैं ना सेल्फ अवेयर होते हैं, जो कि हर ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस इट इज नॉट प्रेजेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो इट इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। समझ रहे हो ना? तो सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली किसके पास होता है? हर ह्यूमन के पास ही होते हैं। समझ रहे हो ना? और एक अच्छा सा कंसेप्ट क्या है ना, वो बोल रहे हैं जो कोमा पेशेंट होते हैं, क्या जो कोमा पेशेंट होते हैं क्या उनके पास भी सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है? तो बच्चों में बोल देना चाह रहा हूँ, हमारे जो कोमा पेशेंट होता है, जो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ब्रेन डेड कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन डेड कंडीशन बोलते हैं। उस कंडीशन पर जो ह्यूमन होते हैं वो कॉन्शियसनेस को सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होते हैं, पर वो इन्वायरमेंट को थोड़ा थोड़ा सेंस कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? मतलब वो खुद क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो उनको कुछ मतलब कुछ मालूम नहीं चलता, पर आप उनको कुछ सेंस कराओगे तो वो सेंस कर सकते हैं। सो ब्रेन डेड जो होते हैं, जो कोमा पेशेंट होते हैं, उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, पर कॉन्शियसनेस उनके पास ज़रूर होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है वो आपको याद करना पड़ेगा। जो नोट है उसको भी बनाते चलिए। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस विषय आपको समझ में आया होगा। चलेंगे नेक्स्ट। तो बच्चों, सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस के बारे में जानने के बाद हम और एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंटरेक्शन और इमर्जेंस। तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर एक तुम्हें छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर बच्चों हमारे पास क्या है ना, एटम जो
सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम। जब एटम, मॉलिक्यूल, ये सब ये सब क्या ना, जब इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं तो बनता है, तब क्या बनता है, हमारा सेल ऑर्गेनेल बनता है। क्या बनता है? सेल ऑर्गेनेल बनता है। नेक्स्ट, जब सेल ऑर्गेनेल इंटरेक्ट करते हैं तब हमारा क्या बनता है? सेल बनता है। ओके बच्चों, जब सेल सेल इंटरेक्शन करते हैं तब क्या बनता है? टिश्यू बनता है। जब टिश्यू टिश्यू इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। जब ऑर्गन ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं तब क्या बनता है? ना ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जब ऑर्गन सिस्टम सब इंटरेक्ट करते हैं तब ऑर्गेनिज्म बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे लोअर लेवल पर कुछ इंटरेक्शन होता है तब हायर लेवल पर एक चीज़ क्या होता है ना, इमर्ज होता है। समझ रहे हो ना? अब देखो, सेल बड़ा यूनिट है एज कंपेयर टू सेल ऑर्गेनेल। सो ये क्या है? लोअर लेवल इंटरेक्शन। जब लोअर लेवल में इंटरेक्शन हुआ तब क्या हुआ? हायर लेवल में कुछ चीज़ इमर्ज हुआ। समझ रहे हो ना? थिंग्स ए लोअर लेवल इंटरेक्शन एंड लीड टू इमर्जेंस हायर लेवल। जब लोअर लेवल में कुछ इंटरेक्शन होता है तब क्या होता है ना, हायर लेवल में कुछ बड़ी सी चीज़ इमर्ज हो जाता है। समझ रहे हो ना? ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो बच्चों, क्या है ना, हम अभी देख चुके हैं क्या ना, इमर्जेंस एंड इंटरेक्शन देखने के बाद और एक नया टॉपिक पे चल लेंगे जिसका नाम है डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गन है, समझ रहे हो, उसको लिविंग कब बोलेंगे? उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होगा जिसको देख के हम क्या बोलेंगे? उसको लिविंग बोलेंगे। समझ पा रहे हो ना? मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तुम्हें भी पता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और एक कॉपी खुद प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब क्या है? वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इवॉल्व, खुद इवॉल्व भी कर सकता है। सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने लिए फूड फाइंड आउट करता है। आउटर इन्वायरमेंट को सेंस करता है तो सेल्फ रेगुलेटिव भी है। इंटरेक्शन भी करता है नहीं? समझ रहे हो ना? कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुली। जो बाह्य जो बाह्य उद्दीपना होता है, मतलब जो एक्सटर्नल स्टिमुलस आपको लगता है, जब हम कॉन्शियसनेस में जो टॉपिक हम देखे देखे थे, तब हमारे जो क्या, जो टच मी नॉट जो छुई मुई होता है, जब हम उसको टच करते हैं तो क्या होता है? वो फोल्ड हो जाता है। मतलब वो जब क्या ना रेस्पॉन्ड किया एक्सटर्नल स्टिमुलेशन को, क्या किया, रेस्पॉन्ड किया, तब वो क्या अक्सर मुझे करता है। इसका मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे बोल सकते हैं जो क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ इवॉल्विंग होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, इंटरेक्शन भी करता है और एक्सटर्नल स्टिमुलेशन क्या होता है ना, सेंस भी कर सकते हैं। उसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। समझ आया है अपने बच्चों? तो दोस्तों, जो सब कुछ पढ़ चुके हैं वो सब हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। अब थॉरोली उसे रीडिंग लगा लेना। ओके बच्चों, तो आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं ना, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो एक नाम से ही हम उसे डिकोड करते हैं ना। बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी माने, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है ना, डिफरेंट टाइप। समझ रहे हो ना? मतलब वेरियस टाइप, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी क्या होता है? वेरियस होता है। समझ रहे हो ना? हमारे अर्थ पर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसिस टिल डेट डेट में क्या क्या हो चुके हैं? आइडेंटिफाई हो चुके हैं। समझ रहे हो कितना?
1.7 to 1.8 million. According to Robert May, उन उन वो कहते हैं कि ना हमारे अर्थ पर हमारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट पर कितने ना 7 to 8 लाख, कितने 7 to 8 लाख स्पेसिस मौजूद है। समझ रहे हो ना? स्पेसिस क्या है ना मौजूद है। उनसे हम सिर्फ कितने 22% ही लिविंग स्पेसिस को टिल डेट में हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। समझ रहे हो? मतलब और कितने न 78% आज भी हमको मिले नहीं। समझ रहे हो ना? तो चलिए, मतलब कहने का ये है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हमारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जितने वेरियस आप देखते हैं सब क्या है ना बायोडाइवर्सिटी है। अगर आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट चला जाओगे, जिस फॉरेस्ट को हमारे क्या ना हिंदी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी बोलते हैं, अगर आप वहाँ पर चले जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। समझ पा रहे हो? अगर आप मेडागास्कर चले जाओगे वहाँ पर भी क्या ना ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने मिलेगा। समझ रहे हो ना? मतलब बायोडाइवर्सिटी हर जगह प्रेजेंट होता है और डाइवर्सिटी ही जो प्रोसेस इट लीड्स टू इवोल्यूशन। बायोडाइवर्सिटी कौन? बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी होने ही चाहिए, क्योंकि वो ही क्या करता है ना हमारे इवोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए। पर इतने सारे बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे स्पेसीज हैं, उनको कुछ तो नाम देना पड़ेगा। अब हम बच्चों एंटर कर चुके हैं टेक्सोनोमी के अंदर। टेक्सोनोमी के अंदर समझ रहे हो? टेक्सोनोमी सिस्टमेटिक के अंदर आ चुके हैं। मतलब अब हम जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या न जो ढूंढ रखे हैं अलग अलग स्पेसीज को, अब उनको क्या करेंगे ना नामकरण करेंगे। तो पहले आता है लोकल नेम। अगर बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम्हारे घर पर कोई नाम बुलाता है, तुमको तुम्हारे फ्रेंड्स कोई नाम बुलाते हैं, तुम जो स्कूल जाते हो स्कूल पर कोई नाम बुलाता है, उसका मतलब बच्चों तुम्हारा जो नाम है वो क्या है, एक कन्फ्यूज क्रिएट करता है। तो ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज ना होने के लिए समझ रहे हो ना, तो लोकल नेम को क्या हो गया ना हटा गया है। समझ रहे हो? उसके बदले बायोलॉजिकल नेम को इंट्रोड्यूस करा गया है। समझ रहे हो? हमारे जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट रहे, जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अभी प्रेजेंट है, उनके नाम को एक संस्था, एक कम्युनिटी है जो क्या करता है ना नाम को देता है। फर्स्ट फर्स्ट होता है, समझ रहे हो क्या ना, ICBN, ICZN, ICNB, ICNB। उनका फुल मतलब भी आपको लिखा गया है PDF पर, आप देख सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि जो लोकल नेम होता है क्या होता है ना, वो ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट करने पर एक नेम को ऐसे डिजाइन किया जाए, ऐसे स्टैंडर्डाइज किया जाए जो कंफ्यूज क्रिएट ना करे। अगर उस नाम को दुनिया के जिस कोने में आप बोलोगे, आपको वही चीज़ बताएगा। अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी सबको पता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। उसका मतलब आप इंडिया में बोलोगे वही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, अमेरिका में बोलोगे वही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, आप रूसिया में बोलोगे वही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। मतलब ये स्टैंडर्ड मैन एग्जैक्ट लाइक दिस। जब हम भी बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट रहे, जब होमो सापियंस बोलेंगे तो वही इंडिकेट करेगा
क्या ना वो हम मनुष्य को बोलते हैं। लियोपार्डस तो हम लियोपार्ड को बोलेंगे। समझ रहे हो ना? मतलब नेम को क्या करा गया ना, स्टैंडर्डाइज करा गया। कुछ कुछ है, अगर हम ट्री को है ना, अगर ट्री को नामकरण करते हैं तो एक संस्था है क्या, ICBN, कौन, क्या इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, वही उनका नाम स्टैंडर्डाइज करेगा। ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ओ क्या ना हमारे एनिमल्स का नाम को स्टैंडर्डाइज करेगा। दूसरा ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस। ओके, जितने सब वायरस है, समझ रहे हो ना? वायरस इज ए एक्सेप्शन, वायरस इज ए एक्सेप्शन, समझ रहे हो? मतलब वो ना नॉन लिविंग थिंग्स है ना लिविंग थिंग्स है। एक न्यूक्लियर प्रोटीन अब पकड़ के घूमता रहता है, होस्ट बॉडी ढूंढता है, जाता है, मल्टीप्लाई करता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करता है। कोविड-19 सब सब जानते हैं, घर पर बंद हो गए थे, समझ रहे हो? और नेक्स्ट है ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करते हैं ना, हमारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनका नाम को स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो चलिए जानते हैं और कुछ नए नए चीज़ों पे। तो दोस्तों, हम बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर को देखेंगे। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है, और एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है कैरोलस लिनियस। उनका नाम क्या है? कैरोलस लिनियस। एक्चुअली उनका रियल नेम है कार्ल वॉन लिन, कार्ल वॉन लिन। पर वो अपने काम में इतना अप्रिशिएट हो गए थे, उनका नाम को खुद ही चेंज कर दिए कैरोलस लिनियस, समझ रहे हो? इन 1735 वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज किए थे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में वो बोले थे हमारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका नाम का सिर्फ दो ही कंपोनेंट होगा, एक जीनस एक स्पेसिस, एक जीनस एक स्पेसिस। और एंड टू एंड एब्रीवेटेड फॉर्म रे, यानी एंड टू एंड एब्रीवेटेड फॉर्म में क्या ना, जो साइंटिस्ट उस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था उनके नाम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ एक क्या ना एग्जाम्पल दिया गया है। फर्स्ट है मेंजिफेरा इंडिका लिन। जो मेंजिफेरा इंडिका है उनके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने का सही तरीका होता है, जो जीनस नेम होता है उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल कर देते हैं। स्पेसिस नेम को क्या ना स्मॉल करेंगे, स्पेसिस नेम को क्या स्मॉल करेंगे। और एब्रीवेटेड फॉर्म में साइंटिफिक साइंटिस्ट नेम अगर प्रिंट करते हैं तो इटैलिसाइज करेंगे, अगर हैंड रिटन करते हैं तो क्या अंडरलाइन करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? अंडरलाइन करना पड़ेगा। अब तुम्हारे माइंड में ये चीज़ आ रहा है कि सर, जिस सब इतने सारे लैंग्वेज है, इटैलिक लैंग्वेज में ही क्या लिखा जाता है, भाई लैटिन लैंग्वेज में क्या लिखा है? एक्चुअली लिखा जाता है लैटिन लैंग्वेज में, उसको जब प्रिंट करते हैं तो उससे हम क्या ना हमारे इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। उसका ये मतलब है क्योंकि हमारे जो क्या ना लैटिन वर्ड है वो एक डेड लैंग्वेज है, मतलब उनमें और एक्स्ट्रा ग्रामर ऐड नहीं होता। उसका मतलब ये है कि अगर कोई हमारे किसी पब्लिश नोट पब्लिश पर साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, तो अगर उसको 100 ईयर्स के बाद अगर सेम कॉन्सेप्ट को समझाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा ग्रामर ना हो ऐड होने वाला लैंग्वेज है जो है लैटिन, जो है डेड लैंग्वेज। इंग्लिश इट इज़ नॉट ए डेड लैंग्वेज, हर वक्त उसके कुछ नया ग्रामर चेंज होता है, पर लैटिन इज ए क्या ना डेड लैंग्वेज, तो इसलिए इसे यूज़ किया जाता है। जो ऑथर ने में जो क्या ना हमारे जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो प्रपोज किए थे उनके नाम को क्या एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है, और नो अंडरलाइन किया जाता है, उसका अंडरलाइन नहीं किया जाता।
ओके, तो इतना है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या ना कॉन्सेप्ट। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जानने के बाद अब हम आगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पिलर्स ऑफ टेक्सोनोमी। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिखे हैं उनमें क्या क्या ना पॉइंट है, मतलब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो दो प्रकार का दो तरह का क्या होता है ना टेक्सोनोमी होता है। पहले होता है कन्वेंशनल टेक्सोनोमी, सेकंड होता है हमारा मॉडर्न टेक्सोनोमी। कन्वेंशनल टेक्सोनोमी में किसी चीज़ है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अगर आप एज ए इमेजिनेशन, आप एक टेक्सोनोमिस्ट हैं, आप क्या है टेक्सोनोमिस्ट हैं, आप एक जंगल में टहलते गए हैं, टहलते टहलते आपको एक न्यू कीड़ा मिल गया जिसके जॉइंटेड अपेंडेज है, दो एंटेना है, कंपाउंड आई है। तो मतलब जब वो जो कीड़ा जो आपको मिला, जो कीड़ा जो आपको मिला उसके जब कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखें तो आपको किसी के सिमिलर दिखाएगी, दिखा आपको आर्थ्रोपोड के समान दिखेगा। मतलब आप जब देखें अपेंडिजेस देखें, सब देखने के बाद आपको देखा गया कि ये जो कीड़ा है किसके सिमिलरिटीज है, हमारे कॉकरोच के सिमिलरिटीज है। किसके सिमिलरिटीज है, कॉकरोच की सिमिलरिटीज है। समझ रहे हो ना, किसके सिमिलरिटीज है, कॉकरोच की सिमिलरिटीज है। तो अगर जब आप उस कीड़ा को देखें तो पहले आप क्या किया ना कैरेक्टराइजेशन, क्या किया आपने कैरेक्टराइजेशन, उसका कैरेक्टर मेंशन किया। सेकंड, उसको आइडेंटिफाई किया जो किसके साथ सिमिलरिटीज है, उसका कैरेक्टर किसके साथ मिलता जुलता है। थर्ड, क्लासिफाई किया ग्रुप में, जो हमारे जो 7 टेक्सोनॉमिकल हायरार्की किंगडम फाइलम, जो प्लांट के डिवीजन वाइज करते हैं, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर, समझ रहे हो ना, फैमिली जीनस स्पेसीज। तो हम क्या किया इसके अंदर वर्गीकरण किया, मतलब कैरेक्टर नोट के जो पिलर ऑफ टेक्सोनोमी, हमारा जो टेक्सोनोमी का तंबू 4 बम्बू पे खड़ा होता है। पहला होता है कैरेक्टराइजेशन, सेकंड होता है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड होता है क्लासिफिकेशन, फोर्थ होता है नोमेनक्लेचर। जब फर्स्ट फर्स्ट क्या हम कैरेक्टराइजेशन, सेकंड आइडेंटिफाई किया, थर्ड क्लासिफाई किया, एवं फोर्थ क्या अब नोमेनक्लेचर, मतलब उसको नामकरण करेंगे। जब देखा कि क्या है ना सिमिलरिटी से अपने पहली पेरी, हमारे जो कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है, पेरी प्लानिटा अमेरिकाना। पर जो आपका नाम मतलब अम, आकाश, तो आप जो उसका नाम रखेंगे खुद ही ढूंढ है, तो आपके हिसाब से नाम रखेंगे। तो क्या रखा ना पेरी प्लानिटा आकुनाना। ओके, कुछ भी, मतलब प्रोसेस को समझो, इंटेंशन का लेके प्रोसेस को समझो। पहले क्या होता है कैरेक्टराइजेशन, फिर कैरेक्टर, पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले कैरेक्टर नोट करेंगे, सेकंड आइडेंटिफाई करेंगे, थर्ड क्लासिफाई करेंगे, फोर्थ क्या करेंगे नोमेनक्लेचर करेंगे। समझ रहे हो, ये क्या होता है ना, ये होता है कन्वेंशनल टेक्सोनोमी। ये क्या होता है ना हमारा कन्वेंशनल टेक्सोनोमी। पर आज मॉडर्न टेक्सोनोमी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड हुआ है। अब वो 4 कैरेक्टर को नहीं लेते, उसके अंदर और कुछ कुछ ऐड हुआ है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड सी डी ई। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सी डी ई। सी मतलब सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब हमारे जो ऑर्गेनिज्म, अब एक ऑर्गेनिज्म मिला, उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, उसका एनाटॉमी कैसा है, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे होता है, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब वो इकोलॉजी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, उसका भी देख रेख करना पड़ता है। उसके बाद उसे क्या करा जाता है नोमेनक्लेचर, बस को क्लासिफाई किया जाता है। समझ रहे हो ना, चलेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं पिलर्स ऑफ टेक्सोनोमी, क्या देखेंगे
पिलर्स ऑफ टेक्सोनॉमी। तो बच्चों, टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है? जब हम ऑर्गेनिज्म को उसके टेक्सा के अंदर जब क्लासिफाई करता है, टेक्सा का मतलब ये जो देख रहे हो स्पेसिस, ये देख रहे हो क्या? द स्पेसिस, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डिवीजन प्लांट के लिए यूज करते हैं। ये हर एक टेक्सा होता है जिसको क्या बोलते हैं? कैटेगरी बोलते हैं, रैंक बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ग्रुप भी बोलते हैं। मतलब हमारे सबसे जो लोएस्ट टेक्सा होता है वो क्या होता है? स्पेसिस। सबसे हायर क्या होता है? किंगडम। टेक्सा को डिफरेंट लेवल में भी क्या किया जाता है? हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम मैं एक नाम लिखा जिसका नाम होता है मेंजिफेरा इंडिका। क्या लिखा? मेंजिफेरा। क्या लिखा मैं? मेंजिफेरा इंडिका। जो मेंजिफेरा इंडिका है उसका किंगडम क्या होता है? ऑब्वियसली प्लांटी होगा। समझ रहे हो ना? तो मेंजिफेरा जो ये जो नेम होता है मेंजिफेरा, वो क्या है? जीनस है। तो प्लांटी क्या है? किंगडम है। मतलब इन इधर जो मेंजिफेरा में हमारा जो टेक्सा क्या है? वो डिक्रीज है। मतलब मेंजिफेरा जो यहाँ पर जीनस में जो फंडामेंटल कैरेक्टर सिमिलरिटी कैरेक्टर यहाँ पर क्या होता है? लो होता है। मगर प्लांट की किंगडम में क्या होता है? टैक्स हायर टैक्स है। मेंजिफेरा लोअर टैक्स है, प्लांट हायर टैक्स है। समझ पा रहे हो ना? तो दिस इज ऑल अबाउट टेक्सोनॉमी। अगर कहीं कोई पर कुछ डाउट रह गए तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करूँगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू। ओके, थैंक यू। रहता हूँ, फिर मिलेंगे दूसरे लेक्चर पे। चलते हैं। वीडियो पसंद आए कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, दोस्त को शेयर भी कर लेना। अगर कुछ इधर उधर लगे तो अपने भाई समझकर माफ़ कर देना। रहता हूँ। नमस्कार।